हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने ईएमटी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 के पेपर्स की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी। ईएमटी सीरीज के 10 पार्ट्स, 10 हिस्से, 10 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में ईएमटी रेस्क्यू 1122 का पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ईएमटी की ये सीरीज जो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, इस सीरीज से ईएमटी रेस्क्यू 1122 केपीके और ईएमटी रेस्क्यू 1122 पंजाब दोनों सूबों के ईएमटीज के पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से की जा सकती है। हमें रिसेंटली कुछ ओरिजिनल पेपर्स मौसूल हुए हैं। ये पास्ट पेपर्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। चलते हैं, आपको सबसे पहले ओरिजिनल पेपर दिखाते हैं, उसके बाद उसे डिस्कस करते हैं। वीवर्स, ये हमारे सामने ईएमटी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का एक ओरिजिनल पेपर मौजूद है। इस पेपर को मजीद पार्ट्स में डिस्कस किया जाएगा। ये कंप्लीट पेपर है, 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। यहाँ पे इसे डिस्कस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि पेपर काफ़ी डिम है। इस पेपर को हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। वीवर्स, इससे पहले के 250 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। ईएमटी सीरीज के तमाम पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ईएमटी सीरीज की तमाम वीडियोस, तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स बाय मीन्स ऑफ, हड्डियां मसल्स के साथ, पट्ठों के साथ जुड़ी होती हैं टेंडन्स के जरिए। वीवर्स, ये 3 चीजें होती हैं, बोन्स, मसल्स, इसके अलावा टेंडन्स या लिगामेंट्स। ये चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। जिस्म में टेंडन्स हड्डियों को पट्ठों से जोड़ते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 252। स्कैपुला आर्टिकुलेट विद क्लेविकल फॉर्मिंग। स्कैपुला और क्लेविकल को, क्लेविकल ये बोन है, इसे कौन सा जोड़ आपस में मिलाता है? स्कैपुला और आर्टिकुलेट, स्कैपुला और क्लेविकल को स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट जो है ये आपस में मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 253। स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लेवल ऑफ। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये नंबर 2 के मुकाम पर खत्म होती है, नंबर 2 के मुकाम तक स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 254। योर पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, हैज पल्स ऑफ 110 एंड इज ब्रीदिंग 8 ब्रीथ पर मिनट। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट? एक मरीज है, क्वेश्चन को समझें, वो बेहोश है, उसकी जो नब्ज है उसकी रफ्तार 110 है, यानी कि 1 मिनट में 110 बार उसकी नब्ज चल रही है और उसकी सांसें जो हैं वो 8 सांस पर मिनट है। 1 मिनट में वो 8 बार सांस ले रहा है। तो इसका बेहतरीन इलाज क्या होगा? वीवर्स, इंतहाई सिंपल है। अगर उसकी 8 सांस 8 ब्रीथ पर मिनट है तो इसका मतलब है कि वो वेंटिलेटर पर जाने वाला है। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही उसकी सांस रुकेगी उसके साथ ही उसका दिल भी बंद हो जाएगा, दिल की धड़कन रुक जाएगी। इसलिए फौरी तौर पर सबसे पहले हम पेशेंट को असिस्ट रेस्पिरेशन, उसके सांस के अमल को यकीनी बनाएंगे कि उसकी सांस जो है एक नॉर्मल इंसान जैसी हो। उसे जल्द से जल्द ऑक्सीजन फराहम की जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, असिस्ट रेस्पिरेशन। Question number 255. If a pregnant lady is found collapse, she is resuscitated in dash position immediately. एक हामला खातून है, वो बेहोश है, तो बेहोशी की हालत में उसे किस पोजीशन में लिटाया जाएगा? एक हामला खातून को बेहोशी की हालत में स्पाइन पोजीशन में लिटाया जाएगा, क्योंकि उसे आप किसी भी पोजीशन में लिटाएंगे दाएं बाएं तो उसके सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए उसे सुपाइन पोजीशन में जब लिटाया जाएगा तो उसके सांस लेने का अमल
जारी रहेगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस लेक्चर को, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको पेपर्स की तैयारी के लिए इस किस्म की वीडियोस मिलती रहें तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 256, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्लीडिंग? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? अगर खून बह रहा है तो उसे आपने कंट्रोल करना है, इसे ब्लीडिंग कहा जाता है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए 4 C's का फार्मूला यूज होगा। 4 C's का मतलब है कि C 4 बार लिखा जाए तो ये 4 C's कहलाएगा। पहला C जो है उसका मतलब है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। दूसरे C का मतलब है जख्म को साफ करना। तीसरे C का मतलब है जख्म को क्लोज करना। और चौथे C का मतलब है कि वाउंड को कवर करना। ये 4 C's है और जब भी ब्लीडिंग को रोका जाएगा तो 4 C's का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, डैश इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन व्हाइल डिलीवरिंग अ बेबी एट लेबर? बच्चे की पैदाइश के दौरान सबसे सेंसिटिव पेचीदा मरहला होता है जिस वक्त कॉर्ड अराउंड नेक। कॉर्ड जो है जिसे नाड़ू कहा जाता है वो बच्चे की गर्दन के गिर्द जब लिपट जाता है तो ये एक संजीदा मसला होता है। व्यूअर्स, ये जो कॉर्ड होता है इसे कॉर्ड को उर्दू में रस्सी कहा जाता है। इसे आम जुबान में हम इसे नाड़ू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये कॉर्ड जो होता है इसे एम्ब्लाइकल कॉर्ड कहते हैं। एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है ये प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है। एक साइड से प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है और दूसरी साइड से बच्चे की जो बेबी होता है उसकी नाव के साथ जुड़ा होता है। यहाँ से बच्चे को खुराक भी मिलती है। अगर ये नाड़ू, ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन के गिर्द लिपट जाए तो ये एक सेंसिटिव पेचीदा मरहला बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 258, एक नौजवान शख्स 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक जो एडल्ट पर्सन होता है, एक नौजवान जो होता है वो 12 से 20 मरतबा सांस लेता है। बच्चे में सांस लेने का अमल जो है नौजवान से डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 259, डॉक्टर कैब, ये DRCAB जो है इसे डॉक्टर कैब कहा जाता है। डॉक्टर कैब स्टैंड्स फॉर, इस लफ्ज़ में जो DRCAB है ये कुछ चीज़ों का, कुछ एक्टिविटीज़ का मुखफ़फ़ है। D फॉर डेंजर, R फॉर रेस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसएबिलिटी। ये 3-4 चीज़ें हैं, 5 ये जो D डॉक्टर कैब है ये इन वर्ड्स का मुखफ़फ़ है। इसे आप अरेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 260, व्हाट इज रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? हवा में ऑक्सीजन का तनासुब 21% होता है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो 21% है। इसके अलावा बाकी जो है वो दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 261, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट शुड बी? एक नौजवान का नॉर्मल मामूल के मुताबिक जो ब्लड प्रेशर है, फशार खून है, वो 120/80 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 262, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेमरेज? हेमरेज की कितनी इकसाम है? हेमरेज की 2 इकसाम हैं जिनमें इंटरनल हेमरेज और एक्सटर्नल हेमरेज शामिल है। पास्ट पेपर्स में हेमरेज के बारे में कई जगह पे पूछा गया है, ये याद रखिएगा कि हेमरेज की 2 इकसाम है। क्वेश्चन नंबर 263, BLS स्टैंड्स फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है ये 2 तरह की होती है जिसे CPR और एम्बो कहा जाता है। ये दोनों CPR और एम्बो जो है ये BLS की टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 264, ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ईसीजी का एब्रीविएशन याद करके जाइएगा पेपर में। वीवर्स, ये जो ईसीजी है ये दिल की वेव्स को ग्राफ पर लेने का अमल है। दिल की जो वेव्स हैं उन्हें ग्राफ पर प्रिंट आउट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि पेशेंट के हार्ट की पोजीशन क्या है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। ये हार्ट अटैक को चेक करने के लिए फौरी तौर पर ईसीजी की जाती है, जिसे ईसीजी जो है ये दिल की पोजीशंस को, वेव्स को ग्राफ पर शो करती है। व्यूअर्स, अगर आप इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी की इस सीरीज़ को या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे इस सीरीज़ को बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा हमारे इस नंबर को ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें, क्योंकि जो भी जॉब्स अपडेट्स आती हैं वो हम स्टेटस के ज़रिए सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स तक ज़रूर पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, सवाल नंबर 265, इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? वो देखभाल जो मुकम्मल अमदाद पहुंचने से पहले किसी मरीज़ या ज़ख्मी को दी जाती है, इब्तदाई तिब्बी अमदाद कहलाती है। इब्तदाई तिब्बी अमदाद को अंग्रेज़ी में फर्स्ट एड कहा जाता है। सवाल नंबर 266 है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बुनियादी असूल कितने हैं? जो फर्स्ट एड होती है उसके बेसिकली 3 बुनियादी असूल हैं, जिनमें पहले नंबर पर है तिब्बी इमदाद की फोकियत और दर्जाबंदी। दर्जाबंदी ट्राइज, इसमें ये होता है कि पेशेंट्स को अलग अलग किया जाता है, मरीज़ों को अलग किया जाता है। जो मरीज़ डेड हैं, एक्सपायर हैं, जो लोग उन्हें अलग कर दिया जाता है, उन्हें रिबन के ज़रिए शो किया जाता है। उसके बाद जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं, स्पेयर कंडीशन में हैं, उन्हें अलग रंग का रिबन जो है टैग किया जाता है। जो कम ज़ख्मी हैं उन्हें अलग कलर का जो टैग है वो लगाया जाएगा। इस अमल को ट्राइज कहा जाता है। दर्जाबंदी करना मरीज़ों की ये सबसे पहला असूल है तिब्बी इमदाद का। उसके बाद ऑक्सीजन की दिमाग तक सप्लाई, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने का अमल जो है वो यकीनी बनाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो तिब्बी इमदाद का असूल है वो है दिल की हरकत को बहाल करना। सवाल नंबर 287, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये साइकोमेट्रिक टाइप क्वेश्चन है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने से भी पहले अगर आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप रेस्क्यू 1122 या किसी भी अमदादी अदारा को इतला दे सकें तो फौरी तौर पर सबसे पहले इतला दी जाएगी, ताकि आपके फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी अमदाद मुकम्मल होने तक अमदादी अदारा या रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 268, चोट लगने की सूरत में किस फार्मूला पर अमल किया जाएगा? चोट लगने की सूरत में राइस फार्मूला पर अमल किया जाएगा, RICE। RICE का मतलब अब सुन लें, एब्रीवेशन भी सुन लें। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। अब इसे उर्दू में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। RICE राइस, R फॉर रेस्ट, इसका मतलब है कि जिस जगह पर जिस्म के जिस उज़्व को चोट लगी है, ज़ख्मी हुआ है, उसे आप हिलाने से गुरेज करेंगे, उसे आप रेस्ट पोजीशन में रखेंगे। दूसरे नंबर पर यह है कि जो चोट लगी है उसकी आप बर्फ़ से टकोर करेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो चोट लगी है उस जगह को आप खचाव वाली पट्टी से, किसी पट्टी से, किसी कपड़े से टाइट करके बांध देंगे। E फॉर एलिवेशन, इसका मतलब है कि जिस हिस्से पर चोट लगी है उसे जिस्म से ऊंचा करके रखें ताकि ब्लड की सर्कुलेशन उस साइड पे कम से कम जाए और खून, ब्लड कम से कम ज़ाया हो। क्वेश्चन नंबर 269, सदमा किसे कहा जाता है? सदमा इस सूरत हाल को कहा जाता है जब जिस्म के किसी हिस्से में
खून की सप्लाई कम होने के बायस वो हिस्सा ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाए तो इस सूरत हाल को सदमा कहा जाएगा। सदमा में मरीज की चंद निशानियां हो सकती हैं, जिसमें पसीना आना, प्यास लगना, सांस का तेज चलना, नब्ज का कमज़ोर होना या तेज चलना, जिस्म का जर्द और ठंडा पड़ना, कमज़ोरी और गुनूदगी होना वगैरह वगैरह जैसी सूरत हाल, सिचुएशन, कंडीशन शामिल है। सवाल नंबर 270 है, सांस लेने के अमल को क्या कहा जाता है? सांस लेने के अमल को रेस्पिरेशन कहा जाता है। सांस लेने के अमल में हवा फेफड़ों के अंदर ले जाने का अमल इंस्पायरेशन, जबकि हवा ऑक्सीजन बाहर निकालने का अमल एक्सपायरेशन कहलाता है। इन दोनों अवामिल को जब मिलाया जाए तो ये रेस्पिरेशन कहलाएगा। सवाल नंबर 271 है, वाइटल साइन की तादाद क्या है? वाइटल साइन की तादाद 5 होती है, जिसमें नब्ज की रफ्तार, ब्लड प्रेशर, बुखार, सांस लेने का अमल शामिल है। सवाल नंबर 272, हड्डी से जोड़ने वाले मसल को क्या कहा जाता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले मसल को लिगामेंट्स कहा जाता है। हड्डी को हड्डी से जो मसल जोड़ते हैं वो लिगामेंट्स कहलाएंगे। सवाल नंबर 273, बंद दिल को मुतहर्रिक करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? जब दिल जो है वो हरकत करना छोड़ देता है, खून को पंप करना बंद कर देता है, तो इस सूरत में AED मशीन इस्तेमाल की जाती है। AED स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये जो है इन केस ऑफ फाइनल स्टेज, जिस वक्त इंसानी दिल की धड़कन महसूस हो गई, ये बंद हो रही है या हो गई है, तो उस सूरत में इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि दिल हरकत करना शुरू करे। सवाल नंबर 274 है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत कितना होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड होता है। सवाल नंबर 275, एक बालिग शख्स में 1 मिनट में नब्ज की रफ्तार कितनी होती है? एक आम शख्स जो है उसमें नब्ज की रफ्तार जो है ये 72 बार होती है, यानी कि आम एक एडल्ट बालिग शख्स में नब्ज जो है 1 मिनट में 72 बार चलती है। नब्ज इंसानी दिल धड़कने की रफ्तार के बारे में मालूमात फराहम करती है। बच्चों में नब्ज की रफ्तार तेज़ होती है। अगर नब्ज की रफ्तार 60 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो तो ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। बेसिकली नब्ज को चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आप 30 सेकंड तक नब्ज को चेक करें। जितनी बार नब्ज हरकत करे 30 सेकंड में उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 1 मिनट की जो है नब्ज की रफ्तार मालूम हो जाएगी। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सीरीज़ के पार्ट 12 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल कोशिश पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। EMT पार्ट 12 के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।